गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस, एनडीए का पॉलिटिकल साइंस ये जो विषय आपको पढ़ा रहा हूं, इसका सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था और उसको पढ़ने के लिए भी हमने शुरुआत की थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है। आज हम एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रीएम्बल। जी हाँ, प्रस्तावना। आप में से बहुत सारे लोग राष्ट्रगान के समय प्रस्तावना बोलते ही होंगे, इस वजह से बहुत सारे बच्चों को ये याद भी हो जाती है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ही। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, कैसी कैसी वेशभूषाएं परिधान करने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, वेशभूषा अलग है, लेकिन हम आज भी एक अच्छे तरीके से एकजुट होकर इस देश में रह पा रहे हैं। पूरे 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई भी नौबत नहीं आ पड़ी जिससे हमारे देश की अखंडता को बाधा पहुंची हो। लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये जो सक्सेसफुल जर्नी हमारे भारत देश की चल रही है, इसके पीछे का राज क्या है। तो वो राज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव जो हमारी देश की एकता और अखंडता को बाधा पहुंचा सकती है, ऐसी कोई भी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार नहीं की है। अगर कोई स्वीकार करता है, ऐसा काम करने की कोई कोशिश भी करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बहुत ही बड़ा हमारा रूल और लॉ का एक किताब है। सारे धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है, उससे भी बढ़कर है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो की है, जो बेस है, वो है हमारा प्रीएम्बल। जी हाँ, प्रस्तावना। वही प्रस्तावना, वही रिजोल्यूशन बिल जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पारित किया था, प्रस्तुत किया था। पंडित नेहरू जी ने उस प्रीएम्बल बिल में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला था वो कैसा होना चाहिए, इसके रिजोल्यूशंस दिए गए थे। ठीक है, तो उस प्रीएम्बल बिल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसको ही आज हमें समझना है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पर ही हमारा प्रीएम्बल है। आइए जानते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। उसमें दिए गए हर एक शब्द का बहुत ही बड़ा मीनिंग है। ठीक है, के.एम. मुंशी ये बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। ये कहते हैं कि हमारा प्रीएम्बल जो है, ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राशि है। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। आइए इसको जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें दिए गए हर एक शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है, जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और ये डेट का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक शब्द को हम आज जरा डिटेल में समझेंगे। प्रीएम्बल के फीचर्स क्या है वो समझेंगे। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारा प्रीएम्बल ये तय करता है कि हमारे देश की अंतिम सत्ता किसके हाथ में है। आप बोलोगे दिल्ली में सरकार है, मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार है, नहीं। ठीक है, हमारे प्रीएम्बल ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शुरुआत है हमारे प्रीएम्बल की, ये शुरुआत ही बताती है कि हमारे देश की अंतिम शक्ति, प्राथमिक और अंतिम शक्ति हमारे हाथ में है। हम भारतीय लोगों के हाथ में, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, जो भी मतदान करने वाले मतदाता है उनके हाथ में है। तो ये क्लियर कर देता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके हाथ में। कौन क्लियर करता है? प्रीएम्बल क्लियर करता है। These words testify to the fact that the people of India are the ultimate source of all authority. Ultimate source of all authority मतलब अंतिम शक्ति और प्राथमिक शक्ति भी हमारे ही हाथ में है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। आइए एक एक शब्द को अभी जरा समझते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट।
ये कल भी मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया था, बट आज इसको डिटेल में समझेंगे। इट टेस्टिफाई टू द फैक्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ डिपेंडेंसी और कॉलोनी और पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया इज फ्री both internally and externally to take her own decision and implement this for her people and territories। हमारा देश किसी भी अंतर्गत या बाह्य शक्ति के प्रभाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेता। हमारे भारत के बारे में सही और गलत जो भी निर्णय हो, वो निर्णय लेने का अधिकार अंतिमता हम भारतीयों के ही हाथ में है, ठीक है। हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट फॉर्म है, वो भी हम डेमोक्रेसी और रिपब्लिक टर्म में समझेंगे, ठीक है। बट हमारे देश के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी देश का कोई भी बंधन नहीं। ना हमारा देश ब्रिटिशों की कॉलोनी है, ना किसी अन्य देश की कॉलोनी है, ना उनका कोई बर्डन है हमारे ऊपर, कोई लेन देन नहीं है आज, ठीक है। हम चाहे तो किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध कर सकते हैं, युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, किसी दूसरे देश का पार्ट हम जीत सकते हैं, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन हम हमारे देश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी दूसरे देश की अनुमति या किसी व्यक्ति की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट जो हमारे देश की सर्वोच्च शक्ति है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म का गवर्नमेंट है हमारे पास में। हम तरह तरह के मतदार संघों में से एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम खासदार कहते हैं सिंपल भाषा में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर, संसद में जाकर हमारे पूरे भारत के लिए रूल्स और लॉ बनाते हैं। खासदारों का काम क्या होता है? रूल्स और लॉ बनाना, पार्लियामेंट में बैठकर रूल्स और लॉ बनाना। अभी हम पार्लियामेंट में नहीं जाते, इसीलिए मैंने कहा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, वहां की जांच कीजिए कि वहां के आमदार कौन है और खासदार कौन है, ठीक है। अगर निकटवर्ती संबंध है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, तो उनसे पूछ के देखिए कि आमदारों का काम क्या होता है, खासदारों का काम क्या होता है। ये छोटा सा उपक्रम है, इसको भी जरा करके देखिए, मजा आएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। भारत एक समाजवादी देश है। इंडियन प्रीएम्बल में ये सोशलिस्ट नाम का शब्द भी आता है, ठीक है। पहले शुरुआत के प्रीएम्बल में नहीं था, बट 42nd जो अमेंडमेंट की गई, 42वीं जो अमेंडमेंट घटना दुरुस्ती की गई, कब? 1976 में, उसमें सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया है। दो और वर्ड है, सोशलिज्म एक है और दो और है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल। भारत का संविधान बाध्य है, भारत की सरकार बाध्य है, किस चीज के लिए? सभी भारतीयों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए। हर किसी को समाज में अच्छे से जीवन जीने का अधिकार, मतलब सोशल जस्टिस। हर किसी को पैसा कमाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, काम मांगने का अधिकार, इकोनॉमिक जस्टिस। संपत्ति भी आप एकजुट कर सकते हो, बट उसके ऊपर लिमिटेशंस है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस, आप हर तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो। हर एक इलेक्शन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट वो क्राइटेरिया अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, तो आप हर कोई देश के, हर कोई राज्य के, या फिर हर कोई ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, आपका राजकीय अधिकार हो गया। आपको इलेक्शन में वोटिंग करने का भी, ये आपका भी पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। तो इन राइट्स का सोचकर समझकर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि इसी पॉलिटिकल राइट्स की वजह से हम रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो वही लोग जिनको आपने वोटिंग करके चुन के दिया है, वो आपके सही और गलत के बारे में निर्णय ले रहे हैं। अगर गलत व्यक्ति को चुन के दोगे तो गलत होगा, सही व्यक्ति को चुन के दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके विवेक का प्रश्न है। इंडिया स्टैंड्स फॉर एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेस एंड वेल्थ, ठीक है। क्या कहता है? भारतीय संविधान बाध्य है कि भारत के किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, किसी भी व्यक्ति का, भारतीय व्यक्ति का शोषण न हो,
इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट लेता है। दूसरी चीज यहां पर यह कही गई है कि हर एक भारतीय को अपनी उपजीविका के लिए पैसा कमाने का अधिकार है और जितने भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस का समान तरीके से न्याय हो, समान तरीके से वितरण हो, इसलिए इसके लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य है। अगर समझो कोई अमीर व्यक्ति है तो सारे रिसोर्सेस अपने हाथ में लेकर अपने लिए ही सीमित रख सकता है, ठीक है। तो ये जो डर है, ये डर को मिटाने के लिए यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल दिया है कि नहीं, हमारे प्रियम्बल में ये सोशलिस्ट वर्ड वही डिक्लेयर करता है कि भारत में कोई व्यक्ति अमीर ना बने, कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर ना बने, ना ही कोई व्यक्ति ज्यादा गरीब बने। ये दूरी जो है इसको मिटाने की कोशिश ही है सोशलिज्म, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है, ठीक है। अभी समझते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? ये आपको चित्र दिखाई देगा। ये 5 हाथ के जो फिंगर है, यहां पर आपको अलग अलग वेशभूषा और धर्म के लोग हैं। ये 5 उंगलियां समान है, ठीक है। ये एक देश है और ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, विविध धर्म के लोग हैं, ठीक है। अभी ये 5 उंगलियां, ये मुट्ठी तभी कंप्लीट होगी जब ये 5 के 5 साथ में रहेंगे। ये 5 के 5 समान रहेंगे तभी ये मुट्ठी अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। दोस्तों, यहां पर किसी भी एक धर्म को हमने प्रायोरिटी या फिर बढ़ावा नहीं दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा है। देखो, 42nd अमेंडमेंट, प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है जिसके द्वारा 3 शब्दों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन प्रियम्बल में ऐड किया गया था। कौन से थे वो 3 वर्ड? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और फ्रेटर्निटी। ये वो 3 शब्द थे। इनके मराठी के मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेक्युलर ये शब्द प्रियम्बल में ऐड किया गया। एज अ स्टेट इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू नो रिलीजन। स्पेशल स्टेटस कोई भी रिलीजन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। इसका मतलब हमारा देश सेक्युलर है, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज अ स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म या फिर स्टेट रिलीजन अगर कोई है तो वो इस्लाम है, ठीक है, तो वो इस्लामिक राज्य हो गया। हमारे देश में ऐसा कोई है क्या हिंदू राज है? नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई है क्या सिख राज है? हमारे देश में ना ही मुस्लिम राज है, ना ही सिख राज है, ना ही क्रिश्चियन राज है। हमारे देश में किसी भी तरीके का धर्म का राज नहीं। सब इक्वल है, सबको समान नजरिए से आंका जाता है। यही यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है। इंडिया गारंटीज इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाता है, समान रिस्पेक्ट से और समान आदर भाव से उनको देखा जाता है। कोई भी धर्म को ऊंच नीचता के आधार पर नहीं देखा जाता, ठीक है। किस धर्म को आपको मानना है, किसी धर्म का आचरण करना है, कौन सा धर्म स्वीकारना है, ये आपका वैयक्तिक प्रश्न है। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है ये कि आपको धार्मिकता चुनने का, आपको धर्म चुनने का अधिकार है। आप अपनी खुद की विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, किसी भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। पर आप किसी भी धर्म के बारे में अगर गलत बोलोगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धर्म का चुनाव वो सबका पर्सनल चुनाव होता है, वैयक्तिक चुनाव होता है। इसके बारे में हमें बोल के किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। सेक्युलर स्टेट का ये मीनिंग होता है। आगे देखते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकशाही है, ठीक है। लोकशाही का मतलब होता है कि जहां की सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथ में है, ठीक है। बट हमारा गवर्नमेंट चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट बनाया है, ठीक है। अभी सारे के सारे लोग गवर्नमेंट में नहीं है, बट सारे के सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जरूर है, ठीक है। हम एमपीज को चुन के देते हैं, एमएलएज को चुन के देते हैं, मतलब आमदारों और खासदारों को चुन के देते हैं। यही है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अंतिम सत्ता हमारे ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों को गवर्नमेंट में चुन के देते वो पूर्ण कार्यकाल के लिए
या फिर वो मरने तक गवर्नमेंट में बने नहीं रह सकते। ठीक है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आप उसको इलेक्शन में खड़ा करके उनको वोटिंग करके आप चुन के दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, सत्ता में जाकर वो बुरा काम करता है, तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है तो उसको आप वोटिंग न देते हुए उसको उसकी कुर्सी से हटा भी सकते हो। द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। वोटिंग राइट है हमारे पास। हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। आमदार का भी कार्यकाल 5 साल का है, खासदार का भी कार्यकाल 5 साल का है, और हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, इनका भी कार्यकाल 5 साल का ही है। आजीवन कोई भी सत्ता में नहीं बैठ सकता। किसी को भी अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी औकात दिखाने की ताकत हम भारतीय लोगों के पास में है। वो शक्ति कौन सी है? तो वोटिंग की शक्ति है, मतदान की शक्ति है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में सही व्यक्ति को चुन के दोगे तो बिल्कुल सही ही होगा। वही व्यक्ति आपके लिए सही निर्णय लेगा, सही रूल्स और लॉ बनाएगा। यही रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट है हमारे देश में। इसीलिए डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। सत्ता हमारे पास में। किस वजह से? वोटिंग, इलेक्शन की वजह से सत्ता हम भारतीयों के हाथ में है। पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, लोग उनका गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। फॉर ऑल इट्स एक्ट्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द पीपल। जो भी लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट में आमदार खासदार, ये लॉ जो बनाएंगे अगर वो सही है और गलत है, इसके लिए वही खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा क्यों सही है क्यों गलत है। अगर गलत किया है तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, आप उनको उनकी जगह दिखा सकते हो, उनको हटा सकते हो अगर वो गलत करते हैं। द पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। द गवर्नमेंट एंजॉय लिमिटेड पावर, मतलब 5 साल के लिए उनके पास शक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद उनसे वो शक्ति छीन लेने का अधिकार हमारे ही पास में। वोटिंग ये बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक है, 18 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति है वो हर कोई व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे मेंस हो या फिर वुमेन्स हो। आइए रिपब्लिक इस शब्द का मीनिंग समझते हैं। हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति है हमारे राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। अभी इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड एक कंट्री है। ठीक है, इसमें भी डेमोक्रेसी है। भारत में भी डेमोक्रेसी है, बट दोनों डेमोक्रेसी में फर्क है। भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, बट इंग्लैंड एक डेमोक्रेसी है सिर्फ। अभी इसका मतलब मैं जरा आपको समझाऊंगा, थोड़ा समझने के लिए कठिन है, बट अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, इंडिया रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है, और ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ये सिर्फ डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक नहीं है। अभी डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप का गवर्नमेंट है। पावर पर लिमिटेशन है। जो भी गवर्नमेंट हम चुन के देते हैं वो 5 साल के लिए ही चुन के जाता है, मतलब पावर का लिमिटेशन है। इलेक्शन के जरिए आप उनको हटा भी सकते हो। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हो गए। रिपब्लिक का फीचर ये होता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक जो है, सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति जो है, संवैधानिक अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति, या फिर इंग्लैंड में जैसे राजा है, ठीक है, या फिर रानी है, तो वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को आप वंश परंपरा के अनुसार चुन के देते हो या फिर उनका भी इलेक्शन होता है। ये डिक्लेयर करता है कि उस देश में रिपब्लिक है या नहीं है। इंग्लैंड रिपब्लिकन स्टेट नहीं है, गणराज्य नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां का राजा या फिर रानी वो वंश परंपरा के अनुसार आगे चल के जाता है। जो संवैधानिक प्रमुख है वो वंश परंपरा के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बट भारत में ऐसा है क्या? भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, उनका हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। कितने साल बाद? 5 साल बाद इलेक्शन होता है। मतलब वो अपनी कुर्सी के ऊपर मरने तक बैठ के नहीं रह सकते। 5 साल बाद उनको अगर फिर से रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति फिर से बनना चाहते तो फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये लिमिटेड पावर है उनके पास में। इसीलिए भारत में, ठीक है, गणराज्य है। और हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है इसको हम चुन के देते हैं। क्या बोला मैं? हम उनको चुन के देते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि हमने कभी राष्ट्रपति का इलेक्शन चल रहा है और मैंने उसमें वोटिंग किया, कॉमन नागरिक ने उसमें वोटिंग किया, ऐसा हम सुनते नहीं।
क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब सारी की सारी भारतीय जनता उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। उस इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है वो मैं आपको राष्ट्रपति जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म का इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, बट इलेक्शन होता है। वो जो संवैधानिक प्रमुख है भारत का, वो जिंदगी भर उस कुर्सी पर नहीं बैठ के रह सकता। तो ये लिमिटेशंस है, चुन के देना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है संवैधानिक प्रमुख बनने के लिए। तो यही कंसेप्ट है, यही बेसिक फीचर है रिपब्लिक का। रिपब्लिकन स्टेट होना, गणराज्य स्टेट होना, मतलब वहां का संवैधानिक प्रमुख चुन के लिया जाता है। वो वंश परंपरा के आधार पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर नहीं संवैधानिक प्रमुख बन के रह सकता है, ठीक है। तो ये रिपब्लिक का मीनिंग है। दोस्तों, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं राष्ट्रपति जी के। राष्ट्रपति जी की कुर्सी के ऊपर बैठना है, इलेक्शंस लड़ना पड़ता है। संवैधानिक प्रमुख की कुर्सी है, ठीक है, वंश परंपरा के आधार पर नहीं चलती, इसीलिए हमारा देश रिपब्लिकन स्टेट है। भारत में जस्टिस की कल्पना की गई है। किस तरीके का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय और राजकीय न्याय आपको मिलना, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। लिबर्टी, जिसको हम फ्रीडम भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स लिबर्टी टू बी द सेकंड कार्डिनल ऑब्जेक्टिव टू बी सेक्युरल। इट इज इंक्लूड लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको विचार रखने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्त होने का अधिकार है, आपको किसी भी धर्म या फिर व्यक्ति पर विश्वास आप खुद रख सकते हो, बिलीफ रख सकते हो, और किसी भी धर्म के आधार पर आप आचरण कर सकते हो, अपना विश्वास जता सकते हो, उपासना कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके संवैधानिक अधिकार है, स्वतंत्रता है आपकी। तो इसका भी प्रीएम्बल के 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हम जब डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो ये आपको प्रीएम्बल में ही लिबर्टी शब्द में ये मतलब यहाँ पर मीनिंग एक्सपेक्ट है। इक्वालिटी, समानता क्या है? The preamble declares equality as the 3rd objective of the Constitution. Equality means 2 basic things. क्या है वो? Equality of status और equality of opportunity. आपको रिस्पेक्ट, इक्वालिटी आपको सब समाज में एक नजरिए से देखा जाएगा। समाज में आपको कोई ऊंच नीच आधार पर नहीं देखेगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मतलब संधियां, आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटीज है जो बाकी लोगों को मिलती है। अगर कि कोई स्पेसिफिक आपको प्रोफेशन पर जाना है तो वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट करो, वो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी रहेगी, ठीक है। तो हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका बैकग्राउंड देख के उसके साथ कोई भी दूजा भाव नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। इसी का मतलब है इक्वालिटी, ठीक है। फ्रैटर्निटी मतलब हमारी देश की अखंडता, एकता और अखंडता। ये शब्द भी 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। हमारे देश की एकता और अखंडता को बाधित रखना, ये हमारे प्रीएम्बल का एक ध्येय है, ठीक है। प्रीएम्बल में ये शब्द आता है, ठीक है। तो हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन हमारे भारत देश को टिका के रखना, ये भावना अगर मन में लानी है तो बंधुत्व भाव हमारे मन में जागृत होना चाहिए। फ्रैटर्निटी मीन्स द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ spiritual and psychological unity among the people of India. It is designed to secure dignity of the individual and unity and integrity of our nation. ठीक है। तो फ्रैटर्निटी का भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, नेहरू द्वारा प्रस्तावित यह प्रस्तावना जो थी उसमें एक ही बार संशोधन किया गया है, एक ही बार उसमें अमेंडमेंट किया गया है। कब? 1946 में, ठीक है। क्या है उसकी कुछ प्रमुख बातें? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा गया है, की कहा गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के ही लोग माने गए हैं, ठीक है। अभी प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, और उसकी एंडिंग कैसे होती है? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब सर्वोच्च शक्ति हमारे भारतीय लोगों के ही पास में है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ठीक है, ये जो निर्णय था कि उसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये डिसीजन कब लिया गया? एक केस थी। प्रीएम्बल के बारे में 3 केस इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला केस ये है, यूनियन ऑफ इंडिया
बनाम मदन गोपाल। ठीक है, ये केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया कि प्रियम्बल को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रियम्बल के आधार पर, भले ही प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थी फ्रंट पेज पर, बट आप उसके आधार पर आप न्याय नहीं मांग सकते, न्यायालय में वो प्रवर्तित नहीं है। ऐसा कब कहा गया था? 1957 में इस केस में कहा गया था। अभी सेकंड केस क्या है? बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि संविधान की भाषा, जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो, वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है, प्रियम्बल वहां पर सहायता करती है कि आर्टिकल्स का सही मीनिंग क्या निकाला जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही मीनिंग क्या निकाला जाए। इसमें अगर कहीं पेच निर्माण होता है, पेचीदा सिचुएशन अगर आ खड़ी होती है, तो वहां पर प्रस्तावना हमेशा सहायता करती है। उसके बाद बेरूबाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान का अंग, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, क्या कहा था बेरूबाड़ी केस में? संविधान, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए विधायिका मतलब संसद प्रस्तावना में, संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये थर्ड केस है। ठीक है, पहला मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद बेरूबाड़ी यूनियन केस सेकंड, और तीसरा कौन सा है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती 1973। इसमें न्यायालय ने क्या कहा, जरा ये भी समझते कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है और विधायिका मतलब संसद उसमें संशोधन कर सकती है। किस केस में? केशवानंद भारती केस में। और भी क्या कहा? केशवानंद भारती ने ही, ठीक है, ये व्यक्ति थे, ठीक है, केशवानंद भारती इस व्यक्ति ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। क्या है ये मूल ढांचा का सिद्धांत? प्रस्तावना में क्या मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है, ये जरा समझते हैं। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। प्रियम्बल जो है, ठीक है, प्रियम्बल है या फिर संविधान है, इसमें किसी भी तरीके का नकारात्मक संशोधन आप नहीं कर सकते। अगर अभी संसद कुछ भी कर सकती है अमेंडमेंट के जरिए, उनके पास अमेंडमेंट के पूरे राइट्स है। अगर कल चल के संसद में ऐसा बिल पारित होता है कि डेमोक्रेसी फॉर्म को हटा दिया जाए, ठीक है, भारत में लोकशाही को हटा दिया जाए और राजेशाही लाई जाए, ठीक है, तो ये नकारात्मक संशोधन होगा। तो ये नकारात्मक संशोधन, भले ही पार्लियामेंट में कितनी भी शक्ति हो, पार्लियामेंट के पास में कितनी भी शक्ति हो, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते पार्लियामेंट। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय में इस केशवानंद भारती के स्टेटमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। ठीक है, स्पष्टता, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो। ठीक है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। तो ये केशवानंद भारती खटला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान का 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसमें समाजवाद मतलब सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता या फिर धर्म निरपेक्षता जिसको हम सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, और राष्ट्र की अखंडता मतलब फ्रैटर्निटी। तो ये तीन शब्द इस 42वें संशोधन के जरिए हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। एक ही बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, ठीक है, एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था, वो था 42वां अमेंडमेंट। ठीक है, तो हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, ये प्रियम्बल हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अविभाज्य घटक है। आइए इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में 5 स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करो, इंफॉर्मेशन भरे स्टेटमेंट्स, जैसे कि उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी, वो किस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, उन्होंने कोई न्यूज़पेपर शुरू किया था क्या। तो ये सारी चीजें, ठीक है, वो जो जब भारत के पंतप्रधान थे तो उस समय उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, ये सारी चीजें 5 स्टेटमेंट्स में लिखने की कोशिश करो। ये आपका डेली होमवर्क रहेगा। Thank you.